ख्याल रखना है। नया कपड़ा हो ऐसे तुम बर्तन मतलब खोल बोर्ड में नहीं जाओगे। इस हैबिट डेवलप करना, यू कैन नॉट डू इट सडनली वन डे, यू हैव टू डेवलप दीज थिंग्स। और ये बराबर दिमाग में रखो कि हम ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तभी ये मानसिकता ही आपको अच्छा मार्क्स भी दिलाएगा। और कुछ नहीं, एक बार नहीं हुआ तो मतलब एक विराम है, वो चाय ब्रेक होता है ना। आप मिनिमम एलिजिबिलिटी को अगर पूरा कर लिया है तो एक में नहीं होगा, दूसरे बार होगा, तीसरे बार होगा, हो जाएगा, नौकरी मिलेगी, ग्रेजुएट गैजेटेड नौकरी मिलेगी अच्छी। हाँ, लेकिन मस्ट डेवलप ए मेंटल टेम्परामेंट फॉर दैट, दैट कैन नॉट बी इन वन डे। क्योंकि बोर्ड भी जब फेस कीजिएगा वो मानसिक टेम्परामेंट रहेगा तो अच्छा रहता है। कोई यू इट इज नॉट नेसेसरी यू विल बी आंसरिंग एवरी क्वेश्चन एवरी क्वेरी। तो बड़ा शालीनता से कह दिया इमीडिएटली, अभी तत्काल तो मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, या इस संदर्भ में मुझे बहुत अधिक जानकारी नहीं है, पास ऑन कर गए। हाँ, लेकिन फैब्रिकेशन अगर शुरू कर दिया, झूठ का पुलंदा, एक झूठ के लिए और कई झूठ बोलना पड़ता है। तो बोर्ड मेंबर्स आर नॉट द बंच ऑफ फूल्स, वो मूर्खों का कोई झुंड नहीं है, वो आपके इसको पकड़ लेगा। तो इसलिए इस पे ध्यान देना है, चाहे बोर्ड बीपीएससी को हो, यूपीएससी का हो, और भी किसी कमीशन का हो। तो इस सब बातों को ध्यान रखिएगा। पिछले क्लास में बताया, मित्र लोगों से कुछ पॉइंट ले भी लीजिए। आज हम ये सोच कर आए थे कि आपको कुछ ऐसी पॉइंट बतावें जिसपे कि डिस्कशन की संभावनाएं हैं, जिस पर डिस्कशन की संभावनाएं रहती हैं। और उसमें पहला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि बिहार में लैंड सर्वे चल रहा है। ये बहुत हॉट पॉइंट है। सर्वे गलत है, उचित है, ये प्रश्न आपको नहीं पूछा जाएगा, या पूछेगा तो बताइएगा कि सर्वे होना चाहिए या उचित काम है, नहीं होना चाहिए नहीं कहिएगा। लेकिन हमको लगता है इससे जुड़े हुए कुछ टेक्निकल चीजें आपको पूछेगा, जैसे शीश महल जमीन क्या है, सुना है ना? शीश महल जमीन का नाम सुना? आए, खास महल जो है उसी को शीश महल कहते हैं। खास महल ही है, खास महल शीश महल जमीन है। इसका हिस्ट्री ये है, रिकॉर्ड में भी खास महल आ रहा है, इससे यू आर राइट। हाँ ठीक, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि ये ब्रिटिश काल में जब ब्रिटिश जाने लगा और जमींदारों की बहुत चलती थी उसमें, लैंडलॉर्ड्स की, तो वो अपने परिवार में उसमें बाल विवाह बहुत होता है। देखिए ये हिस्ट्री बिहाइंड दिस इज दिस। तो कोई बच्ची 15 साल में विडो हो गई, हिंदुओं में शादी हुआ नहीं। अब मुसलमानों में बहुत, जो खासकर शेख या खानदानी फैमिली, उनके यहाँ भी ये सब पर्दा प्रथा, ये सब बहुत महत्वपूर्ण था। अब वही लोग डोमिनेंट था, लैंड होल्डर्स। अब मोमिन थोड़े थे लैंड होल्डर्स, कोई भी रहे, ओबीसी उसमें यादव थे, जो फैक्ट है। बिहार में अपर कास्ट में मुख्यतः राजपूत भूमिहार थे, अरे एक दो ब्राह्मण हो गए दूसरी बात है। तो ये सब एक मानसिकता के थे कि जो विडो है उसके नाम से जाने के पहले अंग्रेजों से 100 बीघा 200 बीघा या बड़े बड़े प्लॉट करवा लीजिए कि ये बेचारी कैसे दिन काटेगी। तो इसीलिए पहले पर्दा प्रथा था, शीश महल था। अब रेवेन्यू रिकॉर्ड ने उसी को खास महल लैंड कह दिया है, ये जान, वो ठीक कहा, पेपर में खास महल आ रहा है। तो वही एक्चुअल उसका नाम पहले शीश महल दिया गया, और बाद में खास महल जमीन हो गई। वो ये जमीन है जो कि उनको, उसमें शर्त क्या था सो जान लीजिए, कि ये जमीन बेचेगी नहीं, अपने गुजारा भत्ता, इसके अपने बाल बच्चे जो होंगे अगर है, मतलब वो उस जमीन का उपयोग करेगा। ऐसा भी था कि किसी को एक दो बच्चे भी हो चुके थे। बेचना नहीं है इस जमीन को,
ये जमीन सरकार तब ले लेगी या गवर्नमेंट लैंड हो जाएगा जब आप इंडिपेंडेंट हो गए, स्वतंत्र हो गए, आपके बच्चे पढ़ लिए या कोई नौकरी हो गई या अच्छा आपका, ये ले लिया जाएगा। ये एक अभी सर्वे का जो कारण है, बिहार का लैंड रिकॉर्ड बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो ये जमीन जो था ये बड़ा महत्वपूर्ण था। हुआ क्या, ये महत्वपूर्ण है कि उन्होंने रखा और इसके बाद वो लीज पर देना शुरू कर दिया। बेच तो नहीं सकता था, आपको 99 साल का लीज, 66 साल, किसी जिसको जिस, तो जमीन लीज पर दे दिया गया। लाखों करोड़ों कमा, उसमें उसके भाई, पिता, बहन, वो सब, अब जमीन तो दिलवा दिया, इसका दखल दिया, तो वो वस्तुतः सरकार की जमीन है। लेकिन वह एक खास पर्पस के लिए ऐसी महिलाओं को दी थी गई थी जो पर्दा प्रथा में रहते थे। क्लियर है? और अभी कहानी तुमको पत्तम बता देते हैं, जिससे जान लो। म्यूजियम जो बना वो भी खास महल जमीन है। अब म्यूजियम के अपोजिट जितना वो देखते हैं, चाय ने खाजा उजा सब बेचता है, उसके अंदर IBM है, वो वो सब खास महल जमीन पर है। सब लोगों ने लीज पे ले रखा है। ये सरकार अब लड़ रही है, वो ले लिया है 90 साल 99 साल का, तो कहता हम 99 साल होगा तब न देंगे, और आपको तो देंगे नहीं, जिसने दिया उसको दे। तो इस पे चल रहा है। आप फ्रेजर रोड में जाइए, कई बड़े बड़े मॉल आज की तारीख में उसी जमीन पर बने हुए हैं। एक मिशन वीडियो का था, बिहार का एक बहुत बड़ा दबंग नेता, उससे लिखवा लिया और वहां बहुत बड़ा मॉल बना हुआ है। तो उतनी बात नहीं, जमीन का कैरेक्टर क्या है ये, दैट इज मोर। और शहरों में अधिक ये जमीन है, ये भी बता देते हैं। इसका मूल कारण था कि ये लोग शहर में रहते थे, शहर शहर के जमीन के महत्व को लैंडलॉर्ड फैमिली सब समझते थे। ये गरीब घर की विडो को नहीं मिला, इसको खूब अच्छे से जान लीजिए। ये पिछड़े, अति पिछड़े विडोज को नहीं मिला, ये उनको मिला जिनके घर की विडोज ठीक से रह सकती थी, लेकिन फैसिलिटेट कर दिया अंग्रेजों से उसको लेकर। तो ये पूछेगा खास महल जमीन क्या है, आप इसको, इसीलिए चूंकि ये लैंड का चल रहा है, तो कुल 8 प्रकार का जमीन है बिहार में, ये भी बता देते हैं तुमको, थोड़ा थोड़ा सब जान लीजिए। पहला है, हम बताते हैं आपको, हाँ, रैयती जमीन। रैयत का जमीन या रैयती नाम, एक्चुअली RAIYOT है, या किताबों में पढ़िएगा ये, इसको कोई बताएगा ये कौन है? वह कल्चर लैंड जिस पर किसान का डॉक्यूमेंट्स है, कागज है, खाता खसरा है, और वो उस पर कृषि करता है। ये डिस्प्यूटेड लैंड नहीं है। लेकिन इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन है, बाद में बताते हैं। गैर मजरुआ आम, ये कौन जमीन है जानते हैं? गैर मजरुआ आम, जनरल गैर मजरुआ आम, ये सरकारी तो गैर मजरुआ आम और गैर मजरुआ खास दो होता है, और दोनों सरकारी जमीन है। गैर मजरुआ आम वह है जिसपे सड़क बना हुआ है, सरकार ने कोई अपने जमीन पर कंस्ट्रक्शन कर दिया और आम लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है, वो और गैर मजरुआ खास वो है जो अधिकतर गांवों में है। ये गांव में सरकार की जमीन है, बसा लोग, जो रहती हुआ लैंड लेस आदमी को नहीं दिया तो बहुत सब जमीन रह गया है, वो गैर मजरुआ खास है। अब इस जमीन पर ही ज्यादा कब्जा का झमेला है। इसी खास जमीन पर समय समय पर, जैसे खासकर 66-67 में सरकार ने एक अभियान चलाया था कि जो मकान विहीन आदमी है, इसको मकान ही नहीं है, लैंड भी नहीं है, उसको 5 से 7 डिसमिल ये गैर मजरुआ खास पर दे दिया जाए। खुद मेरे ही गांव में लगता कि 25-30 घर हरिजन बसाए गए शेड्यूल कास्ट, जो
मजदूर था, बाउंड्री मजदूर जैसा था, लेकिन उनको सरकार ने कहा नहीं, हम जमीन दे रहे हैं तुम। उस समय इंदिरा आवास जैसी कोई योजना नहीं थी, बनाना अपने है, लेकिन सरकार ने उसको जमीन और उसका पुर्जा भी दिया, कागज। उसमें साफ है कि ये बेच नहीं सकता है, लेकिन अब बेच नहीं सकता, वो क्या करता है, वो दलाल सब घूमता है, जो वो जो लिखते लिखा पढ़ी का काम करता है, क्या तो उसको कहते हैं, और रजिस्ट्री ऑफिस में रहता है ना, आए, वही जो कहता हो, बता रहे सब दलाल ही है। तो वो क्या करता है, कहता है कि 100 रुपया, अब तो 1,000 कथा का स्टाम्प पेपर पर बना के जिसको दे दीजिए, आप पैसा की जरूरत है ले लीजिए, और वो 99 साल का बना दिया, या तब तक के लिए जब तक ये पैसा वापस नहीं करेंगे। समझ रहे हो ना? तो ये खूब जबरदस्त हो रहा है इस पर। अनदर टाइप्स है वह जमीन से, अब सरकार अभी खोज रही है उस जमीन, तो पता चलता है फलाने को दिया। फिर बताते हैं हमारे ही जमीन के बगल में एक नरेश दास का जमीन था, पटना तक दोबारा, सर देखिए रसीद कटा हुआ है, ये है, आप ले लीजिए, हम लिख देंगे, हम कहा देखो हम कभी नहीं लेंगे ये जमीन, तुम नहीं बेच सकते हो ना, वहां से पूछ ये पूछ, फिर कोई ले भी लिया। तो ये जमीन बेचने का नहीं है, अभी सर्वे में ये सब जमीन एक्सपोज होगा। सरकार इसीलिए लैंड रिकॉर्ड बिहार का अपडेट नहीं है, अपकीप नहीं है, इसीलिए सर्वे अभियान चलाया। अच्छा, चौथा एक है आ, बखास जमीन, BAKASHT होता है बखास, ये कोई बताएगा? ये बड़ा झमेला का जमीन, बकास जान लीजिए, ये सरकार का ही जमीन है। जमींदारों ने क्या किया, कागज बनवा, उसमें अंग्रेज जा रहा था, उसी में ये सब हुआ है, 47, 46 से 48 के बीच में ये सब झमेला का जाए। क्या किया, जमींदारों ने आपसे पैसा ले लिया और सरकार को कहा कि ये जमीन बेकार है, कोई काम का नहीं है, पानी बहता है, सो इसको दे दीजिए, 5 बीघा है मान लीजिए, इसको दिला। और दूसरा से भी पैसा ले उस, अब वहां तो उनके पास उतना समझ नहीं था, रिकॉर्ड नहीं था, SDO उसमें अंग्रेज ही थे, सब डिविजनल ऑफिसर, वही लैंड रेवेन्यू देखता था या DM देखता था, कि वो डिपेंड करता था लैंड लॉट पर। कुछ लोकल लीडर उसमें उभर गए थे, लेकिन दे वर मेनली फ्रॉम द सच काइंड ऑफ फैमिलीज, वो भी उसी से थे। तो एक ही जमीन को इसको भी दे दिया, उसको भी दे दिया, 2 आदमी को दे दिया। अब उस जमीन पे डिस्प्यूट तब शुरू हुआ जबकि लिखवा तो लिया, सब जमीन पे खेती नहीं करता था, जमीन कुछ गड़बड़। अब आज के एज में जब जमीन का पाई पाई इंच महत्वपूर्ण हो गया, लैंड इज सो कॉस्टली, सो प्रीशियस रिसोर्स, अब उस जमीन पर दावा प्रति दावा झगड़ा खूब चल रहा है। बहुत सा माने ये अधिकतर बिहार के लगभग 100% सच लैंड्स डिस्प्यूटेड लैंड में है, कोर्ट में कहीं न कहीं मामला है, तो उसको एक अलग कैटेगरी है, बकास जमीन। बकास आंदोलन से इसका संबंध है, ये तुम नहीं कह सकते हैं हिस्ट्री में क्या था उस आंदोलन का मतलब। हाँ, तो हुआ होगा, लेकिन ये अब हमको उसका नहीं आइडिया है, लेकिन अभी जो इसकी पोजीशन है वो हम बता रहे हैं आपको। खास मतलब है, एक है कामत जमीन, जिसको जिरात या कामत, जिराट ZIRAT, और कामत KAMAT, उसको देख लो भाई, आंदोलन का हमको आइडिया नहीं है, आई एम वीक इन हिस्ट्री। आ हाँ, अच्छा, ये कामत जमीन जो है, ये जमींदारों ने लिखवा लिया उनसे। 100, अभी देहात से अगर आते सुनते हो, इनको 100 बीघा का कामत है, यहाँ वहां 200 बीघा का कामत है, घर कहीं है, जमीन कहीं मिल गया है, और उस पे उनका पूरा अधिकार हो गया। जनरली वो एक कल्चर लैंड या अच्छे लैंड थे, इसीलिए जमींदारी चली गई
लेकिन जमींदार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। बाद में न सब अपनी जमींदारी के हाथी घोड़ा रखकर या शौक में बाल बच्चे जनरेशन से बहुत बर्बाद किया, लेकिन वो दूसरा था। लेकिन जमींदारों को पहले अंग्रेजों के इसमें शुरू में जमींदारी प्रथा चली तो जमीन का मालकियत नहीं मिला था। उनको मिला था टैक्स कलेक्ट करके देना है और किससे किससे खेती कराना है। कामत वाला जब हिसाब आया तो उसको मालिकियत मिल गई उस जमीन की, उसको बेचने का भी अधिकार मिल गया। मतलब सब एब्सोल्यूट डीड नाम की चीज नहीं बनी, लेकिन उसको उसकी मालिकियत, होल्डर ऑफ द लैंड वो हो गया। 100 बीघा 200 बीघा इस प्रकार का। फिर एक था जो बाद के दिनों में आया, भूदान लैंड। हाँ, ये भूदान आंदोलन जब शुरू हुआ तो बहुत सारे ये कामत वाले लैंड लॉर्ड वालों ने जमीन दिया। बिहार दान तक की बात हुई। विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण ने बिहार में काफी काम किया। अब जो जमीन दिया, आज वो सब जमीन डिस्प्यूट का कारण है। क्यों हुआ? वे लोग गांव घूमते थे। हमको याद है, हम लोग छोटे थे तो गांव में ये विनोबा नहीं, जयप्रकाश आए थे और जो भी जमीन वाले थे उनके दरवाजे पर बैठा, सब ये 10 बीघा 25 बीघा 20 बीघा ऐसे दे दिया लोगों। लेकिन हुआ क्या इस जमीन का, उन्होंने जब दे दिया तो छोड़ दिया खेती बाड़ी उस पर, ऐसे हो गया। लेकिन फॉलो अप एक्शन बिल्कुल नहीं हुआ। होना यह था उसमें कि जैसे दे दिया तो राजस्व विभाग के सीओ या कर्मचारी गांव में जाते, उनसे कागज बनवा कर उसको ट्रांसफर कर लेते, अब पोजीशन में लेते। सरकार का काम था पोजीशन में लेकर अगले फेज में गरीबों में बांट देना जो भूमिहीन है। वो हुआ ही नहीं, पड़ती रह गया जमीन। इसके बाद क्या हो भाई, गांव में जो भूमिहीन थे या ऐसे भी लोग मवेशी चराने लगे, खटाल बना लिया, धीरे धीरे वो जमीन कब्जा में चला गया। भूदान जमीन को इधर कुछ बांटने का कोशिश हुआ, कुछ बटा है, लेकिन अभी भी जितना बिहार में भूदान हुआ लगभग 80% जमीन पोजीशन में नहीं आ सका। अब फिर क्या हुआ, जब पोजीशन में नहीं आया तो परिवार भी बढ़ गया उसका, अनएम्प्लॉयड बच्चे हो गए। अब जमीन उनको अगर 100 बीघा भी था तो वो टुकड़ों में बैठ के पर इंडिविजुअली 5 बीघा भी हो सकता है पड़ गया था। अब उसकी नजर हो 30 बीघा। जैसे हमारे इन लॉ फैमिली ने 30 बीघा जमीन दिया था मंदार हिल के नीचे भूदान आंदोलन में। अब पड़ती रह गया, भूदान पर्वत के नीचे था, कहीं कुछ नहीं, लोग यही मवेशी चराते थे। तो आज अब क्या है, पड़ती रह गया, कुछ नहीं हुआ, ये लोग सब फिर कब्जा कर लिया और बेच दिया। और अब सरकार खोज रही भूदान वाला जमीन कहाँ गया। तो ये भूदान लैंड भी डिस्प्यूट का सरकार जो अभी सर्वे करा रही है उसका एक उद्देश्य है इन जमीनों, क्योंकि ये नोट हो गया था कि ये खाता नंबर खसरा नंबर ये जमीन दिया गया, लेकिन उसको ट्रांसफर ऑन रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं हुआ। दैट इज द क्राइसिस। और फिर एक जमीन था सैरत जमीन, SAIRT, सायरत या सैरत भी कहते हैं। ये जमीन भी सरकार की है। ये क्या था, आप देखिए हर गांव में तालाब एक ठो होता है, तालाब का जमीन, और साप्ताहिकी हाट लगता है उसका जमीन, या कई बड़े बड़े गांवों में रोज संध्या समय बाजार लग जाता है, सब्जी ये वो बड़े गांवों में। तो ये बाजार, हाट, तालाब, मुख्यतः ये 3 प्रकार, या और कोई जलागार है उसको एनीकट भी कहते हैं, नदी से सीधे पानी निकाला या बांध उंध बना लिया, आहार क्या आहार इस, हाँ, ये सब का जमीन जो है वो सब इसके अंदर आता है। ये सरकार की जमीन है। अब इस पर भी लोगों का कब्जा है बहुत जगह। गांव का तालाब धीरे धीरे भर दिया, कई तालाब डिसअपियर हो गए हैं। और हाट और बाजार का जमीन भी लोकल दबंग लोगों ने कब्जा कर लिया है। तो सरकार को उसका रेवेन्यू नहीं मिल रहा है। हाट लगता था, कलेक्ट करके रेवेन्यू जाती थी, वो सब नहीं हो पा रहा है।
तो ये 8 प्रकार का आपको ये टाइप पूछेगा। ये नहीं कितने टाइप है, ये नहीं, ये सरहद जमीन क्या होता है, खास महल क्या होता है। शीश महल भी शब्द का दे तो मतलब समझ लीजिए कि वो खास महल शीश महल एक ही जमीन। शुरू में नाम शीश महल दिया गया था, बाद में रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो खास महल जमीन हो गई। तो इस प्रकार से, अच्छा और भी आप जानते हैं कि टर्म से जानना चाहिए, खतियानी जमीन ये क्या होता है, सुना है? खतियानी अभी खूब चल रहा है, खतियानी जमीन का कागज लाइए तब आपका जमीन मानेंगे आपका है। पूर्वजों का जमीन, पूर्वज कहां से माना गया ये भी बता देते हैं। आपके पिता ने अगर कोई जमीन खरीदा तो वो पूर्वज का जमीन नहीं है। आपके ग्रैंडफादर ने कोई जमीन खरीदा और अगर वो डेथ हो गया, जिस दिन आज बैठे ग्रैंडफादर उनका डेथ हो चुका है, तब वो खतियानी कैटेगरी में चला गया। आपके पिता का डेथ हो गया है तब भी वो खतियानी नहीं होगा, ये जान लीजिए। फादर का खरीदा हुआ जमीन या मदर का खरीदा हुआ जमीन खतियानी नहीं है। अब बाबा ग्रैंड कि 2 पीढ़ी पीछे हो गया, 2 पीढ़ी या आप तीसरी पीढ़ी हुए, और लेकिन उसमें शर्त है खतियानी नहीं होगा। अगर वो जिंदा है तो खतियानी नहीं कहा जाएगा। अगर ही इज नो और सी इज नो मोर तो वो आपका खतियानी जमीन हो गया। वो जिंदा नहीं है कुछ बताने के लिए, इसलिए कागज उनका दिखाइए तब समझेंगे आपका जमीन है। जिसको अब सरकार ने सिंप्लीफाई कर दिया, नहीं ये जमीन पहले तो शुरू में सर्किल ऑफिस में शुरू किया कि 1910 9 8 में जब नक्शा बना, उस समय जिसके नाम से जमीन था वो डॉक्यूमेंट दिखाइए। वो कहाँ डॉक्यूमेंट मिलेगा, तो खैर उसको सिंप्लीफाई किया। अभी तो हो गया है कोई भी कागज है तब दिखाइए उस जमीन से रिलेटेड तभी मानेंगे। फिर एक मौजा होता है। मौजा किसको, गांव और मौजा में क्या अंतर है? नहीं दोनों को अंतर है कि एक ही है? बिल्कुल एकदम सही कहा। रेवेन्यू डिफाइंड एरिया जो है मौजा है, तो उसमें बसाव और खेती का जमीन, बांध तालाब खेती सब मिला के मौजा हुआ। कि रेवेन्यू इज कलेक्टेड फ्रॉम मौजा नॉट फ्रॉम विलेज। गांव वह हुआ जहां की बस्ती है, बसे हुए आप रहते हैं दिन रात। सेटल एरिया इज विलेज and the hinterland area where a culture is performed and revenue is collected, that is मौजा। ये याद रखिए, ये मौजा और गांव में अंतर है। अच्छा आप क्यों कहते हैं कि बहुत सारे मौजा ऐसे भी हैं जिसमें एक भी घर नहीं है, ये भी जान लीजिए। खासकर नॉर्थ बिहार में बाढ़ उड़ के कारण उसमें बस्ती नहीं है लेकिन मौजा है रेवेन्यू कलेक्शन का, तो वहां के रहने वाले लोग दूसरे जगह रहते हैं। दियारा लैंड में खास के प्रॉब्लम है, बस्ती रह गया नदी के उस पार और खेती का जमीन निकल गया इस पार, तो मौजा है, घर एक भी नहीं है। और कोई भी गांव होगा बस्ती घर जिसमें है वो मौजा के अंदर जरूर है, ये भी जाने वो मौजा के ही अंदर है। अच्छा विलेज किसको कहते हैं, गांव का? गांव की परिभाषा है, गांव वह है जहां एक भी परिवार रहता हो, इवन सिंगल फैमिली। पूरा यूरोप में तो होम स्ट्रीट पैटर्न है, उसका टर्म है होम स्ट्रीट। बिखरा हुआ एक एक मकान, एक मकान यहाँ एक वहाँ है, एक 5 किलोमीटर दूर है, वहाँ लॉ ऑर्डर आदि को प्रॉब्लम नहीं, लोग फैल के अपना खेत में ही घर बना के रहता है। अच्छा एक टर्म और आता है रेवेन्यू में, हल्का, जानते हैं? आ? कई मौजा को मिलाकर एक हल्का बनाया जाता है और उसका एक कर्मचारी होगा, रेवेन्यू कर्मचारी हल्का। हाँ, और सामान्य ये है, ये बता दें कि शुरू में जब पॉपुलेशन कम था अंग्रेजों के समय ही, तो एक गांव बहुत बड़ा होता था,
बहुत बड़ा बड़ा गांव होता था। अब उसमें कई गांव बस गए, तो जो पुराना बड़ा गांव था वही हल्का रह गया, उसमें कई गांव निकल गए। एक हल्का नॉर्मली अभी की सिचुएशन में 1 या 2 पंचायत तक होते हैं उसमें। तो ये हुआ। फिर एक है खाता और खसरा नंबर। खाता क्या हुआ? आपके जमीन का वह दस्तावेज जो अपने रजिस्ट्री ऑफिस से प्राप्त किया है, उसमें नंबर दिया हुआ है। खाता, आपका खाता वही नहीं कहते हैं कि आपका इतना नंबर जो है जमीन का है, जिसकी जो आपकी मालकियत को दिखाता है। और खसरा नंबर हुआ प्लॉट। गांव का नक्शा आप देखा होगा, या जो नहीं देखा हो जान लीजिए। गांव के नक्शा में बहुत सारे प्लॉट बने हुए हैं, छोटा छोटा। अब एक प्लॉट में, ये प्लॉट बना 1910 में, 9 में, बिहार में। कम इन बिहार में बता दें, ये अच्छा, विलेज नक्शा को क्या कहा जाता है, कोई जानते हो? कैडेस्ट्रल मैप, ये भी लिख लीजिए, कैडेस्ट्रल मैप। थोड़ा हम सर्वे बता रहे हैं, जो लैंड सर्वे भी चल रहा है। इट इज द कैडेस्ट्रल मैप, CADESTRAL, कैडेस्ट्रल मैप। ये मैप बना, बिहार में सर्वे का काम पहला 1890 में शुरू हुआ और 1920 तक चला था, 30 इयर्स। लेकिन उसमें बिहार मतलब उड़ीसा तक मिला हुआ था। ये बिहार, झारखंड और उड़ीसा, इस तीनों को मिलाकर रेवेन्यू की दृष्टि से एक, वैसे झारखंड का विभाजन तो बहुत बाद में हुआ, लेकिन 20 तक जो कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ, जिसमें लगभग लगता है हमको लास्ट 10 ईयर तो नक्शा बनाने में लगा था। उसमें तो मैनुअल होता था, कंप्यूटर था नहीं, हाथ से सब गांव का नक्शा बना। तो ये 1920 तक बिहार का नक्शा कंप्लीट हो गया था। तो ये इसका नाम था कैडेस्ट्रल मैप्स। कैडेस्ट्रल मैप हुआ है जिसमें एक मापक होता है, अब जान लीजिए। वो मापक होता है 16 इंच बराबर 1 माइल। उनके समय यही यही चला आ रहा है। अब उसको लोग किलोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, बस स्टैंडर्ड मापक है 16 इंच। मतलब नक्शा पर 16 इंच की लंबाई, जमीन पर 1 किलोमीटर बता रहा है। 1 किलोमीटर की दूरी, हाँ। शहरों में जनरली है 4 इंच बराबर 1 किलोमीटर। शहरों का नक्शा जो है 4 इंच, क्योंकि बहुत कंजेस्टेड बसा है ना, तो यहाँ 4 इंच है और वहां 16 इंच वाला है। तो ये आपको कैडेस्ट्रल मैप है, जिस पे कि गांव का कई 500, 600, 700 प्लॉटों में विभाजन है। ये वो प्लॉट है, एक प्लॉट का एक मालिक था 1920 में तक। 1920 जब नक्शा निकला, एक ही मालिक था उस प्लॉट का। आज संभव है, एक प्लॉट बड़े बड़े उसमें होते थे, हो सकता है वो 1 एकड़ का प्लॉट हो, पर जनसंख्या कम थी ना, तो 1 एकड़ का। आज उस जमीन का खसरा नंबर तो एक ही रहा, खाता नंबर उसमें 20-25 हो गया है। क्यों? उसका एक पार्ट बेच दिया, किसी ने खरीद लिया। दूसरा पार्ट जमीन वाले ने बेचा, तीसरे ने खरीद लिया। परिवार में भी 2 भाई में विभाजन हुआ तो अलग अलग उसका खाता नंबर बन गया। फिर एक ने बेचा, उसने दूसरे को बेचा, दूसरे ने तीसरे को बेचा, तो वो खाता नंबर कई बदलते गए। मान लीजिए कोई प्लॉट शुरू में रहा होगा खाता नंबर 1, खसरा नंबर 1। आज क्या है? खाता नंबर 450 और खसरा नंबर 1। क्योंकि सर्वे तो फिर हुआ नहीं, इसलिए वो वही रह गया। तो ये जो कॉम्प्लिकेशन है, सरकार इसको भी सॉल्व करना चाहती है। एक्चुअल वो जाने कि किस जमीन की मालकियत किसके हाथ में है, who is the real owner of what, which part of the land of the village। तो ये जो है, इसको सारा रिकॉर्ड, तो इसीलिए अभी ये सर्वे शुरू हुआ है। ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। लोगों में तनाव का कारण मुख्य इसलिए है कि वो अपने स्वयं रिकॉर्ड ठीक से नहीं रखा है, रसीद नहीं कटवाया है बहुत दिनों से।
और वो जो सरकारी जमीन कई प्रकार के हैं उस पे धावा कर लिया है, उसको कब्जा में ले लिया है। तो ऐसी स्थिति में जब नया बनेगा, अल्टीमेट सरकार क्या करने जा रही है कि जब नए मैप बन जाए, सबका एक्चुअल अधिकार का पता चल जाए, तो वो एक जो आधार कार्ड होता है ना, लैंड होल्डर कार्ड जारी करेगा। सब लिखा रहेगा, आपको इतना जमीन है, ये खाता खसरा, आपका फोटो लगा रहेगा उसमें, और उसका नाम है ULPIN, ये जरूर लिख लीजिए। उसको नाम दिया गया है ULPIN, अल्पिन, ULPIN अल्पिन, उसका नाम दिया गया है ULPIN अल्पिन। अब ये अल्पिन का पूरा भी लिखा देते हैं। हिंदी में इसका नाम भू आधार दिया गया है, भू आधार। और पूरा हुआ यूनिक लैंड पार्सल, इसका फुल फॉर्म मतलब यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो एक मुद्दा ये बिहार से महत्वपूर्ण है, जिस पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं या पूछे जाएंगे। दोज हु आर फेसिंग इंटरव्यू दिस ईयर, इस ईयर देने वाले जो हैं वो इसको जरा देख लेना, या फिर आगे भी आपको चाहिए इसका नॉलेज। दूसरा जो हमको लगता है प्रश्न का बड़ा एक आधार है, वो ये है बिहार की इकोनॉमी से रिलेटेड। ग्रोथ रेट तो बहुत हाई दिखाता है, लेकिन पर कैपिटा इनकम में बिहार लोवेस्ट है। तो ग्रोथ रेट से लगता है बिहार इज ए प्रॉमिसिंग इकोनॉमी, नहीं लगता है? और जब वास्तविकता पर आइए, इट इज ए डूम्ड इकोनॉमी, कुछ कुछ ऐसे लगता है अंधेरे में भटकता हुआ अर्थव्यवस्था है। इसका ये आप देख लीजिए तो आंकड़ा भी होगा, हमको लगता है पर कैपिटा इनकम क्या है बिहार, 73-72 हजार जो भी कुछ है भाई। तो कहा आज सबसे हाईएस्ट किसका है? नहीं नहीं, इंडिया में सिक्किम का है। अभी सिक्किम हाईएस्ट है, 7 लाख कुछ, और नेशनल 2 लाख कुछ है। ये आप देख ले। हाँ हाँ, जो है उतना अब आप देख लीजिएगा, हम एक तो कंपेयर कर रहे हैं हम। तो बिहार को अगर ये 13% भी ग्रोथ रेट रहेगा, तो 2-2.5 लाख पर कैपिटा आने में कितना वर्ष लगेगा, खुद सोच लीजिए। वो 25-30 साल लगेगा, और सिक्किम तक पहुंचने में 50 साल लगेगा, और तब तक उनका भी तो इनकम बढ़ेगा। तो मतलब ये ग्रोथ रेट जो है, आप बड़ा समझाइएगा तो इंप्रेस होगा बोर्ड। दिस ग्रोथ 13% नहीं बढ़ेगा भाई, तो 72 हजार है, तो 10% बढ़ेगा, 7,200, यही ना? तो 72-7 79 हजार, मान लीजिए 80 हजार हो गया। अब फिर उसका 13% बढ़ते जाए, 90 हजार। देख रहे हैं? तो आप इसको कहिएगा कि ये ग्रोथ रेट इट सीम्स प्रॉमिसिंग, but does not reality, but the reality is different, does not show promising economy of Bihar as a whole। यह देखने में लगता है, वास्तविकता से दूर है। ये एक बहुत बड़ी, अब ये कैसे दूर होगा, इसी पर शुरू में नीतीश जी ने चलाया, स्पेशल पैकेज दीजिए हमको, सडन जंप होगा। लेकिन वो सब पैसा तो मिलते ही रहता है, मिला जुला कर राज्यों को पैसे मिलते हैं। लेकिन वास्तविकता में अगर आपसे कहेगी तो कैसे होगा, क्या सॉल्यूशन है, तो आप जरूर कहिएगा कि, नहीं तो पूछ देगा आपको कि राज्य को स्पेशल पैकेज देना चाहिए। राज्य को, बिहार जैसे पिछड़े राज्यों को एक डिमांड होता है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का, जो नीतीश जी ने मांगा, तो वो तो आप बता दीजिएगा संवैधानिक दृष्टि से पॉसिबल नहीं है, संवैधानिक दृष्टि से नहीं है। और संविधान में संशोधन करके बिहार को लाने का वो मतलब है कि ओपनिंग ऑफ पेंडोरा बॉक्स। क्योंकि ऐसे भी देखिए समस्याएं नॉर्थ साउथ डिवीजन की बहुत तेजी से बढ़ी हैं, गैप का। साउथ इंडिया बहुत तेजी से विकास किया, नॉर्थ इंडिया कम विकास किया। साउथ इंडिया ने पॉपुलेशन मैनेजमेंट बहुत अच्छे से किया, हमने नहीं किया। अब ये हर चीज पे
अभी जितने फाइनेंस कमीशन आते हैं वो पॉपुलेशन पे वेटेज दे देता है, तो इनको ज्यादा पैसा मिल जाता है, उनको कम पैसा मिलता है, तो उसका उनको रिजेंटमेंट है। अब अगला आप पढ़ रहे होंगे, पेपर में आ रहा है साउथ इंडिया में कि लोकसभा का सीट जब बढ़ेगा तो उनका पॉपुलेशन उस प्रकार से बढ़ा नहीं जितना इधर बढ़ा, तो इनके सीट और डोमिनेंट हो जाएंगे, तो कमाए हम और शेयर ज्यादा। ये किसी भी फेडरल स्ट्रक्चर के लिए अच्छी चीज नहीं होती है। फेडरल स्ट्रक्चर को एग्जिस्टेंस पर होता है, को कोऑपरेटिव सिस्टम पर होता है, इसीलिए तो कई लोगों ने इसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी कहा है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। लेकिन हम तो कोऑपरेटिव नहीं है, हम लोग एक प्रकार का कॉन्ग्लोमेरेटिव फेडरलिज्म है, जिसमें जकड़े हुए हैं सब। बेसिक स्टेट क्या था भाई? इंडिया दैट इज भारत, माने ये बड़ा इलाका जो है एक देश रहेगा। तो इसलिए अब अलग भाषा, अलग इकोनॉमी, अलग संस्कृति भी बहुत, सब ये सब के बावजूद हम लोग मिल गए, कुछ परंपराओं, विरासत आदि के कारण मिल गए। तो एक अमेरिकन लेखक है ब्रोक एंड वेव, हाँ दोनों ने मिलकर लिखा, ब्रोक, BROEK, ब्रोक एंड वेव, WEW, उन्होंने लिखा है कि ब्रोक एंड वेव ने कि भारत तो इसलिए एक है कि मानसून ने सबको जोड़ के रख दिया है। इट इज ए नेचुरल फैक्टर, नहीं तो लड़ झगड़ के कभी बढ़ जाता। क्योंकि देखिए परंपरा क्या है, सब जगह खेती होती है, मानसून आने पर होती है, धान की खेती होती है, तो एक ढंग के पर्व त्योहार जीवन स्ट्रक्चर विकसित हो गए। और दूसरा कहा कि रिलीजियस बाउंड हो गया। शंकराचार्य की आलोचनाएं भी होती हैं, खासकर अंबेडकर की किताब को पढ़िएगा, लेकिन शंकराचार्य ने एक बहुत बड़ा काम किया कि रिलीजियस टूरिज्म इस देश में बढ़ा दिया। कहाँ? केरल में पैदा हुआ, 4 मठ बना दिए, एक पश्चिम में द्वारका, पता नहीं उनको फोरसाइटिंग था कि उसके बाद पाकिस्तान बन जाएगा पश्चिमी सीमा पर, इधर पूर्वी सीमा पर पुरी बना, उधर बद्रीनाथ, कांचीपुरम, रामेश्वरम, ये रामेश्वरम भी उन्होंने बसाया, अमरनाथ तक की उन्होंने यात्रा की। वो अंतिम में चले गए जो शंकराचार्य झील है कश्मीर में, वही उनका सबसे अंतिम नॉर्थ यात्रा था। शंकराचार्य झील पर शिव मंदिर की स्थापना की थी। तो खैर उसको नहीं, आप ये है कि हमारे यहाँ रिलीजियस टूरिज्म और मानसूनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड द होल रिलीजन इज बेस्ड ऑन मानसून। मानसून पर शादी विवाह, दान दक्षिणा, मरनी झरनी कुछ हो, सब में चावल, अरवा चावल लाओ, ये कहता है, वो क्या क्या पंडित जी कराते हैं। तो ऐसे ये पैडी कल्चर, इसका नाम जो पैडी कल्चर, पैडी कल्चर ने बाउंड किया इस देश को। लेकिन लोग अलग अलग फिजिकल स्ट्रक्चर के भी बने, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के, सोशल स्ट्रक्चर के, रीति रिवाज, इसलिए कहते हैं कॉन्ग्लोमरेटिव है, मतलब कि जुट गया है। कॉन्ग्लोमरेट एक प्रकार का रॉक होता है जो जकड़ गया तो अब जकड़ गया, जल्दी निकलता नहीं है, इसलिए निकलने वाला नहीं है, ये जकड़ा हुआ है। लेकिन इस प्रकार की जो डिवाइड लाइन बढ़ते जाएगा तो उसमें तो स्ट्रेन आएगा, तो वेदरिंग होता है, इरोजन होता है, कमजोर होती है चट्टानें। तो इसलिए इसको ध्यान में रखें हम, कैसे विकसित होगा बिहार या नॉर्थ इंडिया की समस्याएं हैं। कभी बीमारू स्टेट था कई राज्य, अब वो बीमारू वाला कलंक तो मिट गया। तो इसी प्रकार से स्टेट को चाहिए कि केंद्र से जो मिलेगा मिलेगा, बियॉन्ड केंद्र सोचिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, बियॉन्ड केंद्र। अब बियॉन्ड केंद्र में जो वर्ल्ड बैंक आदि से लोन आ रहा है, लोन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, पता नहीं, आप अगर इकोनॉमिक्स के या बजट वजट में पढ़ देख लीजिएगा, हमको लगता है 6 ऑफ द टोटल बजट, 6 कुछ परसेंटेज बिहार ने इस बार, एक तो बिहार की बजट भी छोटी है, 3.5 या 3.72 लाख करोड़ का है वही का, और मुंबई म्यूनिसिपैलिटी का बजट 1 लाख करोड़ से
अधिक का है। मुंबई म्यूनिसिपैलिटी का बजट 1 लाख करोड़ से अधिक का है। अब बिहार जैसे राज्य का, जहाँ की इतने पॉपुलेशन, इतना एरिया, ये मतलब कि हम जनरेट नहीं कर पा रहे हैं अपनी इकोनॉमी को। तो बजट जनसंख्या क्षेत्रफल के आकार में कम है, और उस पर दबाव क्या है, सो ध्यान दीजिए कि जितना हम एशियन डेवलपमेंट आदि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, बहुत लोन लिया। इसी साल के बजट में आप देखिएगा है कि 6 पॉइंट कुछ % ऑफ द टोटल बजट हमको उनका जो क्या होता है बेसिक इंस्टॉलमेंट वो दें, और 7 पॉइंट कुछ % इंटरेस्ट पर है। हर 100 रुपये में लगभग 14 रुपया कर चुकाने में चला जाता है। ये 14 रुपया अगर बचे, हर 100 रुपये में 14 रुपया, तो डेवलपमेंट का बहुत काम होगा। लेकिन बचेगा कैसे? अगर हम कर्ज नहीं लेंगे तो जो हो रहा है डेवलपमेंट वो भी नहीं होगा। यहां ये क्राइसिस है। और दूसरा भी है कि नहीं, हम नहीं ले सकते हैं वो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर मोड पर सब डेवलप हो, यानी प्राइवेट सेक्टर आवे बिहार में। नीतीश जी ने तो शुरू से कोशिश किया। जब 2005 में आया तो हमको याद है कि एक बिहार डेवलपमेंट बड़ा भारी समिट हुआ था। कई देशों के, हमको लगता है 50 देश के राजदूत आए। 2005 जब पहली बार मुख्यमंत्री बने, मौर्या होटल में बहुत सारे, सबको मतलब इन्वेस्ट करें। लेकिन बिहार में तो इन्वेस्ट हो ही नहीं रहा है, या इन्वेस्ट हो रहा है तो वो और गड़बड़ है। जैसे किस में इन्वेस्ट हो रहा है? हॉस्पिटल में हो रहा है, होटल बनाने में हो रहा है, पार्क डेवलपमेंट में हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है, लेकिन बहुत कम शेयर है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आप गौर से मेरी बात समझिए, ये लोन आधारित ज्यादा है। ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने रोड, फ्लाईओवर आदि जो बोल रहे हैं, वो लोन आधारित ज्यादा है। और ये जो प्राइवेट सेक्टर आता है, ये होटल लगा रहा है, तो कुछ लोगों को छोटा मोटा नौकरी तो मिल जाएगा बिहार का। एक तो रोजगार नहीं दे पाता है, और दूसरा ये है कि होटल कल्चर आदि बढ़ने से, हर हाईवे के किनारे होटल बन गया, गांव के जमीन महंगे हो गए, जो भी है बेचकर, नौकरी नहीं है, कोई रोजगार नहीं कर रहे हैं। 1 कट्टा बेचा, आधा कट्टा बेचा, तब भी साल भर ऐसा आराम से रहा। चलो शाम को होटल में खाएं, जो शहर में कभी था। अब हाईवे के किनारे वाले गांवों का अगर आप देखिए तो ये सब संस्कृति पनप गई है। तो ये आप जरूर कहिएगा कि पब्लिक प्राइवेट या कॉर्पोरेट सेक्टर का जब तक कि कोलैबोरेशन नहीं होगा, डेवलपमेंट की गति जंप नहीं करेगी। ये तेज दौड़ रहा है, तेज से नहीं हुआ, इसको टेक ऑफ लेना है, जंप करना है। और जंप नहीं करेगा तो अदर बढ़ते जाएगा, और हम पीछे ही के पीछे रह जाएंगे। ये सुशील मोदी जब वित्त मंत्री, इस बात को बड़ा वो रखते थे कि चिंता का विषय हमारे लिए ही है कि हमारा, उनके समय में एक बार 16% ग्रोथ हो गया, तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी, हम लोग भी उसमें इन्वाइटेड थे। वही वो कहते थे, आप लोग सोचिए इस पर, वही 16% भी ग्रोथ है, हमको 50 साल लगेगा उनके पास जाने में जो हाईएस्ट है, और तब तक वो भी तो बढ़ेगा, तो हम तो कहीं नहीं रहेंगे। ये एक समस्या कैसे दूर हो? ठीक है, इसे देखिए, भूखमरी खत्म हुआ बहुत। एक दूसरा, एक तो ये हुआ इंटरेस्ट, दूसरा एक बहुत है कि हम वेलफेयर वर्क बहुत कर रहे हैं। शायद ये अच्छी चीज है अन्य राज्यों की तुलना में भी, लेकिन वेलफेयर आउटपुट उस ढंग से नहीं आ रहा है। ये स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है, लेकिन उसके अनुरूप सेवाएं नहीं मिल रही है। वो मनरेगा चल रहा है, ये आप तो सरकार ने, केंद्र ने भी देख लीजिएगा इस पे पैसा, उसका नाम जपना राम जी कहने से खाली नहीं होगा। VR राम क्या क्या है, वी राम जी, भी अरे, हाँ, तो ये देख लीजिएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि कहीं ये लोगों को ये सब से अनाज मिल रहा है, बहुत सी चीजें जो वेलफेयर मिल रही हैं घर बैठे,
ये सारे हिंदुस्तान का मुद्दा है। तो वेलफेयर तो हो रहा है, मैंने लोगों का कल्याण तो हुआ, लेकिन कहीं निकम्मा तो नहीं बना रहा है लोगों को। एक ये बड़ी समस्या है बिहार। ये पैसा खत्म हो गया तो बाहर में कहीं मरेगा, अभी कहाँ केमिकल फैक्ट्री, कहाँ आग लगा, कौन बढ़ा, तो बिहार का 5 मजदूर मर गया। नहीं, कहीं लैंडस्लाइड हुआ, कश्मीर हाईवे बन रहा है, कहाँ भाई, तो बिहार का 20 मजदूर मर गए। देश के किसी कोने में जाएं, बिहार के मजदूर। तो ये मजदूर मिल रहा है, ठीक है, वो वहां पर कुछ कमा लेता है तो परिवार चल जाता है, लेकिन ये डेवलपमेंट इंडिकेटर नहीं है। दिस इज नॉट द डेवलपमेंट इंडिकेटर, ये मैं आपके ध्यान खींच रहा हूँ। नॉट द, तो इसलिए कि ये जब इसके लिए क्या है भाई, तो वही पब्लिक प्राइवेट सेक्टर मोड आना बहुत आवश्यक है। प्रोडक्ट और कल्याणकारी योजनाओं को रिस्पॉन्सिबल योजना बनानी होगी, उसको कुछ प्रोडक्टिव होगा। जैसे अभी बहुत यहाँ महिलाओं को कितना 2 लाख कितना दे रहे हैं ना, 2 लाख रुपया, तो ये प्रोडक्टिव स्कीम है। इसमें ये नहीं कि ऐसे ले लीजिए खाने पीने के लिए। तो शुरू में तो चुनाव के समय 10,000 सब खा पी के ही खत्म कर दिया है, अब आगे क्या करेगा। तो सरकार को एक मैकेनिज्म चाहिए जिसको देखे कि इसका क्या परिणाम आता है, ये बहुत जरूरी है। एक मैकेनिज्म चाहिए कि देखना होगा कि इसका क्या परिणाम आता है, क्योंकि प्रोडक्शन कुछ देखिए, प्रोडक्टिव इकोनॉमी, बिहार इज नॉट ए प्रोडक्टिव इकोनॉमी इन ट्रू सेंस, इट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू ए प्रोडक्टिव इकोनॉमी। अभी क्या है, ट्रेडिशनल सब्सिस्टेंस इकोनॉमी कंटिन्यूज, ये सब टर्म याद रखिएगा तो बहुत इंप्रेस होगा। ट्रेडिशनल सब्सिस्टेंस इकोनॉमी, अभी मान लीजिए ठीक है, धान का अच्छा फसल यील्ड हो गया, ये खर्च भी आप करते, लेकिन ये ट्रेडिशनल सब्सिस्टेंस इकोनॉमी ही है। आप आलू बहुत उपजा लेते, टमाटर उपजा लेते, लेकिन गांव में कोई कोऑपरेटिव कल्चर नहीं कि वहीं पर आलू चिप्स बनावे और वहीं पर टोमेटो सॉस बनावे। इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। आपसे में सब इतना लड़ता है गांव में, तो ये बनेगा नहीं, एक ये क्राइसिस है। अदरवाइज डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, ये सब कैसे इतना प्रगति कर गया, ना खनिज था नहीं कुछ था, इसलिए कि सब्सिस्टेंस इकोनॉमी को इन्होंने प्रोडक्टिव इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दिया। हर गांव एक डेयरी यूनिट बन गया, आपस में कंपटीशन था, क्वालिटी कितना बढ़िया बने। आज देखिए वर्ल्ड में फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, ये सब देश, इवन की न्यूजीलैंड भी तो दैट साइड्स, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को ही इन्होंने प्रोडक्टिव इकोनॉमी में कन्वर्ट किया, जिसका ग्लोबल मार्केटिंग हो सका। तो आपको कहेगा आप बिहार में कुछ उदाहरण दीजिए कैसे होगा, तो बिहार तो खुद लाइव स्टॉक रिसोर्स का बहुत अधिक है। नदियां, तालाब, झील बहुत हैं, जिसमें मछली उद्योग को, मछली पालन, उसकी प्रोसेसिंग और निर्यात, जैसे कि मतलब दूसरे राज्यों को भेजना या महानगरों को, ये सब बढ़ाया जाए। लेकिन सबके लिए कोऑपरेटिव की जरूरत है। विलेज कोऑपरेशन को बढ़ाने की बिहार में जबरदस्त जरूरत है। और दूसरा देखिए क्या है कि राज्य सरकार ने घोषित तो कर दिया है कि जिलावार ये महत्वपूर्ण फसल होगा, स्लोगन है, लेकिन उस दिशा में काम नहीं मालूम है ना। हर जिला के लिए एक फसल घोषित किया है, ये जिला का फसल, इसे पूर्णिया के लिए मखाना कर दिया है। आए क्या किया है, हाँ, एक जिला एक उत्पाद, वही कह रहे हैं। तो अब उसके दिशा में काम नहीं हो रहा है उस ढंग से, ये मैं उसका प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, व्यापार आदि की ट्रेनिंग फैसिलिटी, ये सब जब तक नहीं होगा तब तक। अदरवाइज बिहार में एक से एक फसल है। शेखपुरा जिला प्याज आदि के लिए बहुत फेमस है, सीधे प्याज, क्रूड प्याज चला जाता है वो बंगाल आदि जगहों पर। अच्छा, यहाँ कुछ फसल हैं जिसको जीआई टैग मिल चुका है, उसका ग्लोबल मार्केटिंग आप करेंगे। लीची का जूस बनाइए, लीची का स्वीट्स बनाइए, उत्पाद तैयार की, और सबका नाम भी बल्कि याद रखिएगा, जीआई टैग जिसको मिला है, सबके लिए, जनरल स्टूडेंट्स के लिए है।
क्वेश्चंस। तो एग्रीकल्चर को एक प्रोडक्टिव इकोनॉमी में बदलना होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज आपका वो ऋण बढ़ता जाएगा बाहर का। अभी पंजाब क्यों अब नहीं बढ़ रहा है? इसलिए कि पिछले बजट में आप देख लीजिए, इस साल का तुमको नहीं मालूम है, लेकिन 24-25 का जो पंजाब बजट था उसमें लगभग 40% वो डेप्ट और इंटरेस्ट में उन्होंने दे दिया था। 40%, तो ग्रोथ कहां से होगा? 40%। तो अब हम डेवलपमेंट शुरू किए। पहले तो ठीक था, नीतीश सरकार आने के पहले ना ऋण था ना डेवलपमेंट था। अब ऋण आया तो डेवलपमेंट हुआ। लेकिन इसका कहीं यह ऋण एक ऐसा कर्ज, गांव देहात में कहते हैं कि कर्ज एक ऐसा खतरनाक प्रवृत्ति है जो परिवार को बर्बाद कर देता है, इससे बचना चाहिए। तो आप इस पे दीजिए, कर्ज लेना बुरा नहीं है, लेकिन प्राथमिकताएं दी जानी चाहिए पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेटिव इकोनॉमी को। और ये सब एग्रीकल्चर में जो जिलावार फसल आपने बनाया उसके उत्पादन का मैकेनिज्म और व्यापार का मैकेनिज्म हो, ट्रेनिंग हो। कुछ परंपराएं भी हमारे यहाँ की बहुत है जो ग्लोबल मार्केट, जैसे वो मधुबनी पेंटिंग, इस प्रकार का। अच्छा, बिहार में ये सब डेवलपमेंट करना होगा अगर बिहार को आप। और बिहार टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है, लेकिन टूरिज्म उतना डेवलप्ड नहीं है। एक से एक ग्लोबल टूरिस्ट सेंटर्स आ रही है। भगवान महावीर, बौद्ध है, सारी दुनिया के। जब आपने गया को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया तभी वो आगमन हुआ, नहीं इतना कहाँ होता था। तो इस प्रकार के टूरिज्म इकोनॉमी को प्रॉपरली डेवलप करना होगा। होटल, और ये है मिडिल मैन को हटाना होगा, नहीं तो टूरिज्म बहुत लाभदायक है। गाइड जो है, अब तो इस साल सरकार ने निर्णय लिया है कितने हजार गाइड को ट्रेनिंग देंगे। तो ये सब आप टूरिज्म को जरूर दीजिएगा, खासकर ये आर्कियोलॉजिकल टूरिस्ट सेंटर्स को डेवलप करें, रिलीजियस टूरिस्ट सेंटर्स को डेवलप करें, और इको फ्रेंडली टूरिस्ट सेंटर्स को डेवलप करें। इको फ्रेंडली, अभी देखिए विराट रामायण मंदिर बना है, नेपाल आदि लेके बहुत बड़ा। इस प्रकार का डेवलपमेंट जो है इकोनॉमी को, बहुत लोगों को वहां दुकान खोल रहा है, होटल खोल रहा है, ये होगा। और अब परिणाम क्या है देखिए, उसमें आलू की मांग बढ़ेगी तो प्रोडक्शन सप्लाई होगा, प्याज का मांग बढ़ेगा, अदर चीजों की मांग बढ़ेगी। तो इसको लिंक करने की एक सिस्टम सिर्फ खेती करने से नहीं है, खेती को कैसे लाभकारी बनाएं ये बिहार को करना होगा। तो हम जंप ले सकते हैं, अभी तो फास्ट एक्सीलरेटिंग रेट है ना, वी नीड ए जंप, तभी कुछ राहत है राज्य को। और ये इसको थोड़ा इकोनॉमी पर, बजट से रिलेटेड पॉइंट्स पर हम समझते हैं आपको ध्यान देना चाहिए। फिर इसके बाद देखिए कुछ प्रश्न इस साल तो बांग्लादेश से रिलेटेड भी आपको आ सकता है, रिलेटेड टू बांग्लादेश। तो पहले तो कहेगा कि भाई बांग्लादेश का लीडर कौन है, हाँ तो ये तो सबको याद होगा ही। और क्या बांग्लादेश भारत के संबंध सुधरेंगे? इट सीम्स, देखने में तो लग रहा है, लेकिन रियलिटी जब आगे समय बढ़ेगा। लेकिन एक बात जरूर बोलिएगा कि पड़ोसी देशों के लिए भी भारत आवश्यक है, ठीक उसी वजह से भारत के लिए पड़ोसी देश आवश्यक है। और आप जरूर बोलिएगा वाजपेयी जी की ये पंक्ति ग्लोबली एक्सेप्टेड है कि आप मित्र बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। ये तो मेरी वाजपेयी का दुनिया भर के पॉलिटिकल साइंस के बुक्स आदि में कोट किए जाते हैं कि आप मित्र बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं तो हम पड़ोसी के साथ मित्रवत स्वतः होना होगा, नहीं तब तो वार, टेंशन ये सब कायम रहता। ये बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री एक ऐसे एजुकेशनल बैकग्राउंड से आते हैं
जो उन्होंने लगभग 17 साल ब्रिटेन आदि में बिताया है, तो वहाँ की मैच्योर डेमोक्रेटिक सिस्टम को देखा है, समझा है। और जो बांग्लादेश की घटनाएं घटी, वो कोई भी विवेकशील बांग्लादेशी पसंद नहीं करेगा फिर ये घटनाएं घटे। इसलिए और ये घटना ना घटे, ठीक से चले बांग्लादेश, इसके लिए वो खुद भी समझेंगे कि भारत और बांग्लादेश का सहयोग आवश्यक है। ज्यादा कुछ नहीं बोलना, इतना ही काफी है कि वो सहयोग चाहेंगे। और अमेरिकन ट्रेड डील पर का भी इस पर असर पड़ेगा। इसके आपको उन्होंने 18% कर दिया और उनको 20% है। तो जब जब हमको 25 कर दिया था तो हमारे बाजार में वो छा गए थे वहाँ अमेरिका में। अब फिर इंडियन माल जाने लगे। अच्छा, अमेरिकन इंडिया ट्रेड डील डॉक्यूमेंट्स अभी साइन नहीं हुआ, ये मालूम है ना? हाँ, इसको जरूर कहिएगा। ये ट्रंप द्वारा घोषित समय समय पर, भारत का कोई इसमें घोषणा नहीं है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। ट्रंप अपने बड़बोलेपन के कारण कभी ये कह रहे हैं, कभी दूसरा। पेट्रोल पे भी क्लियर हो जाइए, वो जो ट्रंप बार बार कहता है कि रूस से नहीं लेगा, इसीलिए वो कहीं ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है। भारत ने साफ कहा है कि हम वहां से तेल लेते रहेंगे, और भारत की ये पॉलिसी, जिसका तेल सस्ता हमको पड़ेगा हम उससे खरीदेंगे, क्योंकि इंडिया इज ए बिग मार्केट। वेनेजुएला की तेल ट्रंप के कारण हम नहीं ले रहे हैं, पहले भी ले रहे थे हम। वेनेजुएला का तेल राशन तेल से सस्ता पड़ रहा है अभी, इस जान लीजिए। इसीलिए वो तेल भारत ले रहा है और लेगा। ये नहीं कि अमेरिका का कोई दबाव इसमें है। कौन का है? हाँ, हाँ, क्या कहा? हाँ, कौन लिखे हैं? हाँ, वो ट्रम्प लिख रहे हैं। नहीं, भारत ने कहा है मेन इम्पोर्टर जो है प्राइवेट सेक्टर का, रिलायंस और अडानी ग्रुप है अभी जो मेन स्थिति है। कुछ भारत सरकार की अपनी रिफाइनरीज हैं। तो ये दोनों तो मूलतः व्यापारी है। इन दोनों ने वहां से तेल खरीदना कम कर दिया रूस से। इसका बड़ा कारण है कि रूसी कंपनी पर अमेरिकी प्रतिबंध है। रूसी कंपनी जो है उसके बहुत सारे फ्रोजन अकाउंट्स पड़े हुए हैं उन देशों में, पैसा नहीं छोड़ रहा है वो अमेरिका। तो वो क्राइसिस में है, तो वो कुछ तेल का दाम बढ़ाया उसने। तो अब उसी को विरोधी दल कह रहा है कि इनको ये दबाव में काम कर रहे हैं। और अगर कर भी रहे हैं दबाव में, थोड़ा समझौता में होता है ये सब, ग्लोबल समझौता में। लेकिन ऐसा नहीं है कि देयर इज ए सरेंडर बिफोर, बिल्कुल नहीं है। और लेट द डील कम आउट, व्हाट डील एक्चुअली इज। हमको तो कभी कभी निजी फीलिंग है कि ये डील कभी पब्लिक होगा ही नहीं, ये डॉक्यूमेंट साइन होगा ही नहीं। अब देख लीजिएगा, हो जाए तो एज गुड एज एनीथिंग, बट दिस डॉक, क्योंकि इफ बट्स इसमें इतने लगे हुए हैं। ट्रंप ऐसे बोलते रहेगा जब तक उसको, उसके यहाँ भी तो बाजार में चावल का दाम बढ़ गया था, बहुत ज्यादा हाई हो गया। तो कपड़े का दाम बहुत बढ़ गया। तो उनकी भी अपनी समस्याएं थी, ऐसा नहीं था कि नहीं था। अच्छा, पेट्रो प्रोडक्ट्स का दाम बढ़ गया। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ पेट्रो प्रोडक्ट्स है। पेट्रोलियम इंपोर्ट करता है, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स बेचता है, वो घट गया। अच्छा, भारत ने तेजी से अल्टरनेटिव मार्केट खोजना शुरू कर दिया, बहुत चीज़ों का मार्केट मिल गया। तो ये सब जो है ट्रंप को अनपॉपुलर बना रहा था बहुतों के लिए। तो इसीलिए इसको भी थोड़ा आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, तो ठीक है। ट्रेड डील विथ यूएसए। और ये पूछिएगा भाई, अगर मान ली कहीं जमायत इस्लामी पार्टी है ना जो ऑफिशियल, उसका लीडर कौन है, उसके नेता का नाम। और अभी जो हाउस में लीडर डिक्लेयर होगा, अभी घोषित नहीं किया है वो, विधा पार्लियामेंट हाउस में लीडर उसका कौन, वही ना अपोजिशन लीडर होगा। हाँ, 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 यही ना अपोजिशन लीडर होगा। तो अभी तो घोषित नहीं किया अपने लीडर का नाम। तो देखिए किसको बढ़ाता है।
तो उसका एटीट्यूड भी बहुत महत्वपूर्ण होगा रिलेशनशिप में। अच्छा, ये वो जो आ, 7, अभी ये फिर यूनुस बोला है कि ये 7 सिस्टर जिसको भारत कहता है, उसमें हमारे भी दावे हैं कुछ इस प्रकार की, कुछ अभी बोला है कि चुनाव के बाद, इसलिए नई सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो आप कहिएगा कि 1 इंच उसका कोई दावा नहीं है। और दूसरी बात कि भारत भी स्ट्रेटेजिकली, अब पता है ना, पढ़े ही होंगे कि अब अंडरग्राउंड रूट बना रहा है भारत। पूरे यहाँ बंगाल से असम तक ले जाएगा रेल, और क्या कहते हैं, रोड, अंडरग्राउंड, फॉर डिफेंस और पब्लिक मूवमेंट के लिए भी। आप मतलब ऊपर में वार भी हो जाए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहीं डिस्टर्ब ना हो। नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, इसलिए वो ना डिस्टर्ब हो। देखिए वहाँ पर भी इंडिया का पहला नदी के अंदर सुरंग बनेगा ना, नदी के अंदर ब्रह्मपुत्रा में बना रहा है। तो ये सब भी देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत पूछेगा। इसके बाद अगर आपको कुछ पूछना है और तो पूछिए, फिर हमको जाए, एक तो मीटिंग है भाई 3:30 से। अच्छा, एक तो बोर्ड ऑफ पीस बनाया है ना, ये भी तो ऐसे ही है। तो इसकी सबसे खासियत क्या है, सो हमको बताइए। ये तो जनरल बात हुई, सबसे खास बात बताइए। और इसकी सबसे बड़ी खास बात है कि इसका चेयरमैन ट्रंप होगा, अमेरिकन राष्ट्रपति नहीं, ट्रंप होगा। ये आजीवन रह जाएगा, राष्ट्रपति रहे या ना रहे। तो दुनिया के कुछ देशों को धोखा देने का, ये ये ट्रंप चेयरमैन होगा, अमेरिकन राष्ट्रपति नहीं लिखा हुआ है। हमको लगता है हाँ, तो 26 देशों ने शायद साइन किया है ना अकॉर्ड पर। हाँ, पाकिस्तान तो करेगा ही, 26 देशों ने किया है। तो उसमें कल ही लगता है, मैं कोई विदेशी पत्रकार का अल जजीरा पे कमेंट बड़ा बढ़िया दे रहा था इस पर कि अमेरिका मतलब ट्रंप निजी जागीर बना रहा है इसको। तो वो वहां पर ट्रंप टावर्स का भरमार बनाएगा, टूरिस्ट आओ खाओ पियो जा। और इजराइल इसको अपना कॉलोनी बनाएगा। इसीलिए हमास जो है अभी भी शांत नहीं है, क्योंकि वो समझ चुका है, लेकिन पैलेस्टाइन की सरकार इस बात को नहीं समझ रही है, क्योंकि पैलेस्टाइन सरकार भी हमास से तबाह रहता था। इसलिए उनको है कि ये समझौते के बाद अल्टीमेटली ये जमीन हमको मिलेगी। लेकिन क्या होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन कोई प्रोमिनेंट देश ने इस पर साइन नहीं किया है, मतलब कुछ छोटे मोटे देशों ने जो किया हो, लेकिन दुनिया के जो पावरफुल कंट्रीज हैं उसमें से किसी ने इस पर साइन नहीं किया है। इसलिए पूर्णतः एक डील ऐसा है जो ट्रंप द्वारा तैयार किया गया। ट्रंप संभवतः अमेरिकी हितों को, निजी हित तो छोड़ दीजिए, कहिएगा तो अमेरिकी हितों को ध्यान में भी रखा गया। कुछ है तो बोलो, एक आध दो प्रश्न है तो हमको 10:30 में, 3:30 में एक मीटिंग है जी। हाँ बोलो बोलो। हाँ, प्रशासन में भूगोल का वो बहुत उपयोग है। कहिएगा, अगर मान लीजिए कुछ दे जो ज्योग्राफी के लड़के हैं कि आपका सिलेक्शन करें तो भूगोल का क्या उपयोग, तो आप कहिएगा भूगोल का ज्ञान वस्तुतः यह स्पेस साइंस है, क्षेत्र विज्ञान है। तो कोई भी प्रदेश है, हमको जब ज्वाइन करेंगे तो हमको एक बेसिक नॉलेज है वहाँ का, या मैदानी है, पहाड़ी है, बाढ़ ग्रसित है, सूखा ग्रसित है, खनिज है, जंगल है, क्या है, और हम सबके रिसोर्स महत्व को जानते हैं। तो पहला तो अगर हम प्रशासनिक पदाधिकारी हैं तो किस प्रकार के लोग होंगे यहाँ, कैसे उनको डील करें। अगर मान लीजिए हम बगहा चले गए तो हम जानते हैं कि वो एक जनजाति का बहुल क्षेत्र भी वहाँ है, उनकी समस्याओं को समझना होगा, उनके बीच जाना होगा,
उन लोगों के पंचायती सिस्टम या ग्रामीण समूह सिस्टम है, उसके अनुसार उनको मदद देंगे। उनकी बातों को सुनकर हम सीधे सरकारी योजना थोपने के बदले उनको उसका भागीदार बनाएंगे। मैदानी क्षेत्र में है तो वहाँ के लोग स्वयं समझदार हो गए हैं ज़्यादा, तो कोशिश करेंगे कि मैदानी क्षेत्रों को लाभ और पर्वतीय क्षेत्रों को जो लाभ बांटे हम, उसमें अप्रोच अलग अलग हो, अप्रोच अलग अलग हो। ये भूगोल का ज्ञान हमको बहुत बता देगा। फिर अगर वन लगाने का है, वानिकी का स्कीम आया, तो हम सरकार, अगर कोई सरकार कहती है कि इसका वृक्ष लगाइए, हम उसको सलाह दे सकते हैं कि यहाँ की मिट्टी, यहाँ की जलवायु इसके लिए उपयोग है। आपको एक कहानी बता देते हैं कि जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी, तभी इस देश में ये इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट एक प्रोग्राम आया था। ब्लॉक वाइज डेवलपमेंट प्रोग्राम पहली बार उसी में शुरू, जिला वाइज इंडस्ट्रियल रिसोर्स मैपिंग और ब्लॉक वाइज प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट, ये 5th 5 ईयर प्लान में शुरू हुआ और मोरारजी गवर्नमेंट ने शुरू किया था। तो उसी के अंतर्गत ब्लॉक वाइज डेवलपमेंट में हुआ कि बिहार में वानिकी बहुत कम है, तो कुछ बढ़ा है, उसमें 4% हो गया था। तो वानिकी नहीं है, फॉरेस्ट एफॉरेस्टेशन नहीं है, कभी भी इससे बाढ़ बढ़ रहा है, सूखा भी बढ़ रहा है, दोनों प्रॉब्लम। तो एक स्कीम आया कि बिहार को स्पेशल पैकेज दिया जाए हर प्रखंड। तो वन लगाने का पैकेज आया। जो भी प्लानर लगा हुआ, निश्चित रूप से उससे ज्योग्राफी का ज्ञान नहीं था, तो भारत सरकार ने दिया कि हर जिला को कई लाख करके नारियल का वृक्ष लगवाया जाए। तो बिहार को लगता है कोई साउथ इंडियन ऑफिसर होगा वहां पर, अब वो आ गया। और उसमें हम एक प्रोजेक्ट वर्क में काम करते थे, पूर्णिया आदि तरफ गए थे, तो वहाँ बहुत सारे ज्योग्राफी के लड़के थे। वो कहते सर ये लगाने के लिए कह रहा है, यहाँ होगा थोड़े ही। अरे मान लीजिए गाछ लग जाना, कुछ छोटा छोटा फल लग जाना दूसरा चीज है, उसको सॉल्टी लैंड चाहिए, वो यहाँ है नहीं। उसको उसको फाइन क्ले नहीं चाहिए, हैवी क्ले चाहिए, उसमें सैंड का अंश होना चाहिए, वो यहाँ है नहीं। तो अच्छा, दूसरा नारियल, खजूर, तार, ये ऐसा है, लंबा है, तो ये तो ना ही बाढ़ रोक पाएगा ना सूखा रोक पाएगा। तो ऐसे वृक्ष को तभी लगाने की योजना आई जबकि देखिए हमको आ गया भैया। हाँ, आ रहे हैं। तो ये जो स्कीम है, आप कहिएगा कि इसमें ज्योग्राफी का नॉलेज ही हेल्प करे। अगर हम पुलिस पदाधिकारी हुए तो हमको ये हेल्प करेगा कि अगर टेरेन एरिया है, अफकावर है, तो वहाँ किस प्रकार की पॉलिसी हो, कॉम्बेटिंग, मतलब गुंडे बदमाश को पकड़ने का मैदान है, तुम जानते कि हमारा तो नहीं बोल रहा है, बाहर बोल रहा है। नदी नदी है, तो जैसे रिवर थाना बिहार में बना ना, तो एक उस समय बिहार में चीफ सेक्रेटरी जो थे ज्योग्राफी के स्टूडेंट थे, ये उन्हीं के दिमाग की बचती कि रिवर थाना बनाया जाए, क्योंकि दियारा आदि क्षेत्र में बहुत सारे क्राइम होते हैं, रिवर थाना बनाया जाए। तो ये सब ज्योग्राफी आपको हेल्प करेगा। इतना ही नहीं, हमको सोशल ज्योग्राफी में ये भी मालूम है कि किस इलाके में कितने पिछड़े लोग हैं, गरीब हैं, उनको किस प्रकार की मदद चाहिए। तो ज्योग्राफी बहुत जरूरी है। अब आई एम सॉरी, हमको मीटिंग है, हमको कॉल भी आ गया जाने। चलो, इंटरव्यू कैसे देने वाले हो? दे दिए इंटरव्यू? हाँ हाँ, तुम लोग तो पहले भी। चलो, ऑल द बेस्ट, देखो क्या पूछता है। आप लोग अगला तैयारी कीजिए, सबों को मेरी शुभकामना है। आह,
तो एक दिन और आ जाएंगे, किसी दिन तुम कह लेना, समझे ना, आ जाएंगे एक दिन और आके बता देंगे। तुम लोग इंटरव्यू देने वाले नहीं ना हो इस साल? अरे चलो। अरे अरे अरे, टीचर है तो ये भी एक सेवा का है, लेकिन प्रशासनिक सेवा में आके इसमें सिर्फ हम एक समूह विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। प्रशासनिक सेवा में आकर हम पूरे हर एज ग्रुप, हर लोगों की सेवा कर सकेंगे। और हम समझते हैं कि हम में ये क्षमता है, योग्यता है कि हम ज्यादा कंट्रीब्यूट वहां कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं वहां। दूसरा ये है कि सेवा शर्त उसका अधिक प्रमोशनल बेनिफिट्स है, ये सब बताने में कोहर नहीं है, लाभ है इसमें, जो प्रमोशन, सैलरी आदि सब है उसकी, उसमें गैजेटेड रैंक है, यहाँ गैजेटेड रैंक नहीं है, तो ये सब तो बताना ही होगा। इसीलिए हम आना चाहते हैं, अभी भी हम आना चाहते हैं, लेकिन हम, आई एम नॉट डिजॉनेस्ट टू स्टूडेंट। मैं अपना क्लास या वहाँ दायित्व कोई कम नहीं करता, दायित्व का पूरा वहन करते हुए मैं इसकी तैयारी कर रही हूँ। बस यही काफी है। चलो। ए विकास जी, विकास जी, कहाँ है विकास जी? हाँ चला गया, चला भी गया, कब गया? अच्छा। जिसका हाँ, अरे भाई ले जाओ, नहीं सब हमको जल्दीबाजी में। चलो। आप क्लास में ना होगा। कोई गाड़ी है तुम्हारे यहाँ की नहीं?